बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन यकीनन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हाँ जी, वीकेंड आपका बेहतरीन गुजरेगा, लेकिन हमने बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है और साथ एक अच्छी खबर भी तो है ना इशाल आज हमारे पास कि आज से 30 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। और ये असद उमर साहब ने कल बताया था, कल ट्वीट की थी, जिसमें पता लगा कि जी अब जो रजिस्ट्रेशन चल रही थी, अब लोगों को मैसेजेस आएंगे 30 साल से 40 साल तक की उम्र वाले लोगों को, 39 तक के वालों को मैसेजेस आएंगे। जब आपको मैसेज पहुंच जाएगा, आपने भागते हुए जाना है, जाके वैक्सीन लगवानी है और वापस आ जाना है। और 40 साल से ऊपर वाले तो कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल, वो तो वॉक इन है, वो कभी भी जा सकते हैं। और जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जल्द से जल्द इस वबा से निकल पाएँ और मामूली जो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ हम आ सकें। जो हमारे मामूलाती ज़िंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल सकें। इस वक्त हम देखें तो जो सिचुएशन है डेली बेसिस पे हम देखते हैं, जब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो हम लोगों को तशवीश जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है कि क्या आने वाले दिनों में मज़ीद लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, क्या सख्त हालात तो नहीं हो जाएंगे। तो इसके लिए वैक्सीनेट होना और एहतियात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब 30 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकेंगे। जैसे ही उनको एक मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका सेंटर कौन सा है, आपको बताया जाएगा कि किस वक्त आपको आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए, आपने चले जाना है। साथ इसके हमें एक और उम्मीद भी लगी, वो ये कि अब 18 साल से लेकर 29 साल तक के जो लोग हैं उनकी बारी भी आने वाली है। यानी कि जो तमाम अफराद हैं 18 साल से लेकर ऑनवर्ड जितने भी एज ब्रैकेट्स हैं उन सबको अनकरीब सारे ही उसके अंदर आ जाएंगे और फिर हम सब खुद को वैक्सीनेट करवा सकेंगे। तो जो उम्र वाला मसला है वो भी, जो इशाल बात करती है, वो भी मसला हल हो जाएगा। सबको ही करवाना पड़ेगा जो 18 साल से ऊपर। बिल्कुल ऐसे यहाँ बच्चे रह जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। और जल्द से जल्द जो है वो तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाए और फिर बच्चों को भी वैक्सीनेट कर लिया जाए ताकि जो तालीम का हर्ज है वो भी ना हो, तमाम जो है वो मामलात वो अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से चल सके। चलें जी, अब 30 साल से ऊपर वाले जो हैं वो अब अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं, फिर साथ वाले को मोटिवेट करेंगे, भाई मैं लगवा के आया हूँ, ने भी जाना है। और हम कोरोना की बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में अब हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव जारी है। कल शरह कम हो गई थी, आज फिर जो है ज्यादा हो गई है, 2 दिन पहले बहुत ही ज्यादा थी। तो ये उतार चढ़ाव का जो सिलसिला ये जारी है, जबकि आज से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर का कहना है कि वैक्सीन शेड्यूल में शामिल 30 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को मैसेज मिल जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने कोरोना वबा के तनाजुर में लगाए गए जो लॉकडाउन थी उसकी मुद्दत में 15 जून तक तौसी कर दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम मार्केट्स हों, कारोबारी जो है वो औकात के मुताबिक रात 8 बजे तक होंगी और हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी जैसे कि पहले तय था। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि आज हफ्ता है तो आज छुट्टी होगी और तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। तमाम इंडोर और आउटडोर जो रेस्टोरेंट्स हैं अब उन पर भी मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ टेक अवेज की इजाज़त होगी। और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में तमाम इंडोर शादी की तकरीबात हों, रेस्टोरेंट हो, कम्युनिटी सेंटर्स हों, मार्केट्स हों, उन पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाबंदी रखी गई है। बिल्कुल। और जबकि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 24 मई से 16 अजला में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। स्कूल 4 रोज़ खुलेंगे और 50% हाजिरी के तहत खुलेंगे। पॉलिसी के तहत ये बताया गया कि तलबा को हफ्ते में सिर्फ 2 रोज़ स्कूल आने की इजाज़त होगी क्योंकि 50% हाजिरी मुमकिन बनानी है और सिर्फ 4 दिन स्कूल जो है वो बच्चों के लिए खुल सकेंगे। तो इसलिए 2 दिन जो है वो 50% बच्चे जाएंगे और फिर अगले 2 दिन जो है वो अगले 50% बच्चे होंगे वो जा सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम बात करेंगे जो कोरोना की सूरत हाल है पूरे मुल्क में। आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में हमने देखा है कि कमी आई है, लेकिन अमवात की साथ ही बात करें तो हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला थम नहीं रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर हमारे सामने आ रहे हैं। नहीं, जान के ना कोई अंडर रिपोर्ट कर सकता है ना ओवर रिपोर्ट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जो रिपोर्ट्स मुतअद्दिद लैब से आती हैं और फिर वो प्रोविंशियल डैशबोर्ड के थ्रू हमारे पास नेशनली आती हैं। टेस्ट की शरह पॉजिटिविटी में कुछ कमी बेशी जरूर हो सकती है डे टू डे,
लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमें वाज़े पता चल जाता है। जहां तक अमवात का ताल्लुक है, डेथ्स जो हैं आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते के बाद वाज़े होना शुरू होती हैं। तो अक्सर औकात जो आज आप डेथ देख रहे होते हैं, ये 2 या 3 हफ्ते पुराने पैटर्न को या पुरानी अदाद शुमार को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो जाहिर है जो आज डायग्नोज होगा वो उसकी जो जैसे कहते हैं ना, जो आज की जो शरह है पॉजिटिविटी की, उसके असरात डेथ पे जो हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद। ठीक हो गया सर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना पाबंदियां उठाने के हवाले से कहा है कि इसमें जल्दबाजी की गई है। क्या अभी तालीमी इदारे खोलने या सयाहत बहाल करने और आउटडोर इवेंट्स के इनाकात के हवाले से जल्दबाजी की गई है? एनसीओसी में जो फैसला साजी है वो किसी एक सेगमेंट या एक आइडिया या एक डायमेंशन को नहीं देख के की जाती, वो मल्टी डायमेंशनल होती है, जिससे मुराद ये है कि तमाम मामलात और उनके तमाम असरात को माशरे के ऊपर देख के फैसला लिया जाता है। तो इस सूरत में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी हम खतरे से बाहर नहीं आए, लेकिन इससे निकलने के लिए जो पाबंदियां हैं उनको बतदरीज कम किया जाएगा और लगातार उनके जो मौजूदा इदाद शुमार हैं उनके ऊपर नजर रखी जाएगी, ताकि अगर किसी चीज में रद्द-बदल करनी हो, तब्दीली करनी हो या रिवर्सल करना हो, तो वो तमाम चीजें जो है वक्त पे की जाए। ठीक है सर, ये भी बताइएगा, अब जब 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, तो क्या मुल्क में वैक्सीनेशन की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया जा रहा है? उस पर क्या काम हो रहा है? वैक्सीनेशन के बारे में जो हदफ है, जो टारगेट है हमारा, वो तो कुछ ऐसे है कि इस साल के आखिर तक हम समझते हैं कि 70 मिलियन लोग यानी 7 करोड़ लोग जो हैं उनको वैक्सीन लग जानी चाहिए, तभी कुछ हम बेहतर सूरत हाल में आ सकते हैं। ठीक है। उस हदफ तक, टारगेट तक पहुंचने के लिए हम समझते हैं कि रोजाना हमें तकरीबन 5 लाख के करीब वैक्सीन जिसे कहते हैं लगाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इस वक्त जो रोजाना की औसतन नंबर है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है। तो इसमें खातिर खा इजाफे की और वैक्सीन के इस्तेमाल की ज्यादा इम्प्रूवमेंट या जिसे कहते हैं इंक्रीज चाहिए। ये भी बताइएगा, जैसे कि असद उमर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो 30 साल से कम उम्र अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है उसका अमल शुरू हो जाएगा। कब तक शुरू हो जाएगा? क्या हम समझें कि आज से शुरू हो जाएगा? और प्रिक्योरमेंट के हवाले से भी बताइएगा, क्या मतलूबा मिकदार हमारे पास मौजूद है? जी, वैक्सीनेशन की खरीदारी लगातार जारी है। जाहिर है कि जो वैक्सीन हमने कई महीने बाद खरीदनी है उसके लिए भी आज से तैयारी करनी होती है और हम कर रहे हैं। तो लगातार खरीदारी का जो मरहलावार प्रोसेस है वो चल रहा है। मौजूदा महीने में भी 2 ट्रांचेस और आनी है, 2 खेप और आएंगी, और इसी तरह जून के महीने में 10 मिलियन से तजावुज़ करेगी इंशाल्लाह तादाद जो कि आएगी, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा हो। और फिर आगे चल के आगे आने वाले महीनों में भी लगातार हमें इस किस्म की खरीदारी करते रहने की जरूरत ठीक है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आखिर में ये भी सर बताइएगा कि हमारा हदफ जिस तरह से आपने बताया कि इस साल के आखिर तक है कि हम लोगों को फुली वैक्सीनेट कर सकें, लेकिन क्या हम वो हदफ हासिल कर पाएंगे जो ट्रेंड आप देख रहे हैं? मुल्क की आबादी का हम समझते हैं कि जी तकरीबन उसमें 70 मिलियन लोग हमें वैक्सीनेट इस साल के आखिर तक करना चाहिए। टोटल आबादी 200 मिलियन से ऊपर है, लेकिन इसमें आधे या तकरीबन इससे जरा ज्यादा जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के अफराद हैं। तो तकरीबन 100 मिलियन एडल्ट आबादी है, जिसमें से 70 मिलियन हम समझते हैं जिसको रीच आउट कर जाना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ आप देखेंगे, और किसी हद तक एक आध वैक्सीन के बारे में ये हो रहा है कि वो नौजवानों में या जो यंग लोग हैं 12 साल या 14 साल से ज्यादा उम्र के, उनमें भी उनका इस्तेमाल जो है वो टेस्ट हो रहा है, रिसर्च हो रही है। तो मुमकिन है कि इस हदफ में भी हमें भी कुछ तब्दीली या बदल करना पड़े जैसे आगे के दिन आते हैं। सही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और जो आप बात कर रहे थे खासे मुतमईन नजर आ रहे थे कि अब कुछ हालात वैक्सीन को लेकर भी बेहतर होना शुरू हुए हैं। वैक्सीन को लेकर किस तरह से बेहतर होना शुरू है कि लोग अब आ रहे हैं। दूसरा जो टारगेट सेट किया गया, हम उम्मीद करते हैं कि वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन जब तक आवाम साथ नहीं देंगे ना हुकूमत का, तब तक हुकूमत ये टारगेट अचीव नहीं कर सकती। आपको सामने आना होगा। आपको ज़बरदस्ती तो अब
वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। और हम लोग ये अगर समझ लें कि ख़तरा जो है वो अभी भी मौजूद है, अभी टला नहीं है, हालात बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी एहतियात का दामन जो है वो छोड़ना नहीं है। आलमी वबा पर हम तभी काबू पा सकते हैं जब हम एहतियात करेंगे, वैक्सीनेट जल्द से जल्द हो पाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोरोना वबा से बचाव के लिए लगाई गई पाबंदियों में नरमी के हुकूमती फैसले के बायस तशवीश जो है वो उसका इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हालात जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का फैसला वक्त से पहले किया है। ये एक दूसरा मौक़िफ़ सामने आ रहा है और हुकूमती फैसले से कोरोना वायरस के केसेस में दोबारा इजाफा भी हो सकता है। पीएमए की जानिब से ये कहा जा रहा है, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। और पीएमए के मुताबिक ईद उल फितर के बाद से कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा भी देखने में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध और ख़ास तौर पर हम बात कर लें, कराची में सूरत हाल तो ज़्यादा ख़राब हुई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मजीद कहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो अस्पतालों में वसाइल कम पड़ जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सूंघने और चखने की जो हिस्स है उसका चले जाना एक आम मसला बन गया है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो कोरोना हुआ भी नहीं था, लेकिन मेरी सूंघने की हिस्स जो है वो चली गई या मेरी चखने की हिस्स जो वो काम नहीं कर रही, तो वो कोविड में मुब्तला होने के बाद मतलब इस तरीके की अलामात जो है वो सामने आती हैं। अच्छा, अब बाज़ लोग कोरोना से सेहतियाब होने के कई महीनों बाद भी सूंघने और चखने की जो हिस्सा है उसके बहाल ना होने की साथ ही साथ शिकायत भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कुछ लोगों में सूंघने और चखने की हिस्स कभी वापस ही नहीं आ सकेगी, जो कि बहुत ही अभी मतलब कि परेशानी का बायस बन रहे हैं ऐसे सवालात। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि ये जायके का और मतलब कि आपको सूंघने के जो एहसास हैं ये कम होने की शिकायत करने वाले मरीजों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। अगर आप में से कोई कोविड में मुब्तला हुआ है और कई लोगों को सूंघने की जो हिस्सा है उसमें तो मसाइल का सामना करना पड़ा था, कोई 6-7वें रोज जाके ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो हिस्स बिल्कुल चली जाती है और फिर हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं है वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। कुछ लोगों की जल्दी वापस भी आ जाती है 5-6 दिन के अंदर। अच्छा, ये डिपेंड कर रहा है, वही बात है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कुछ लोगों के हिस्स जो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है, वापस आ जाती है, लेकिन कुछ लोग जो वो काफ़ी टाइम उन्हें लग जाता है रिकवर करने में, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता या फिर कोई भी वजूहात हो सकती हैं। तो इसलिए ये अलामात हो सकती हैं। ये अलामात यकीनी तौर पर कोविड-19 से मुतालिक हैं और सेहत के माहिरीन के मुताबिक भी ऐसे मरीजों के बारे में तहकीक का आगाज़ किया जा रहा है, मगर इस वक्त ऐसे मरीजों की जो मदद के लिए कोई इलाज दस्तयाब नहीं है कि माहिरीन कोई ऐसा इलाज जो है वो आपको एडवाइस करें कि आप ये करेंगे तो आपकी जो हिस्से हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे में माहिरीन क्या कहते हैं, दूसरा पीएमए का मौक़िफ़ क्या है, पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। लॉकडाउन में नरमी पर पीएमए को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत ने फैसले किए हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो कमी हो रही है इसमें अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी केसेस कम हो जाते हैं, तो आप इसको कह नहीं सकते कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। हाँ, अल्लाह करे कि ये कम होते चले जाए तो फिर आप रिलैक्सेशन करें, जो कि किया गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। हमेशा पहले भी जो वेव्स आई थी उसमें भी इसी तरह की कुछ इक़दामात किए गए थे, तो हमारे पास दूसरी वेव्स आ गई। फिर उसके बाद उसमें भी इसी तरह से किया गया कि जी कोरोना का खात्मा हो गया, कोरोना के केसेस कम हो गए हैं और हमने काबू पा लिया कोरोना पे, तो फिर तीसरी वेव आ गई। तो अब हम दोबारा वो बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जब तक नंबर ऑफ केसेस बिल्कुल नीचे ना आ जाए, ग्राफ जो है स्ट्रेट ना हो जाए, मैं समझता हूँ उस वक्त तक हमें जो है वो इस तरह के ऐलान नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब तक हमारे मेजॉरिटी लोग 70 से 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाए तब तक हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें डॉक्टर साहब मईशत का पहिया भी देखना है। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में तेजी से कमी हो रही थी, जिसके बाद जो है हुकूमत ने कारोबार खोलने का ये फैसला किया। क्या आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा कदम है? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छी हुकूमत वही होती है कि जो अपने अवाम को कोरोना वायरस से या वबा से, किसी भी वबा से बचाती भी है और साथ ही साथ मईशत को खराब होने से भी बचाती है। अब यहाँ सिर्फ सूरत हाल ये है कि अगर हम दूसरे ममालिक को देखें कि जिन्होंने वबा पे काबू भी पा लिया और अब अनाउंस भी कर दिया कि आप मास्क ना लगाएं, और उसका तरीका ये है
कि उन्होंने पहले बहुत सख्त लॉकडाउन किए, बहुत सख्त सजाएं दी हैं, उसके बाद जो है उन्होंने अब ये काम किया। तो मैं समझता हूँ कि कारोबारी तबके जितने भी हैं, मैं तमाम एसोसिएशन से कहता हूँ कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करें, आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सबको वैक्सीनेट करें, उन सबको मास्क लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, और जो कस्टमर आता है उसको भी बाउंड करें कि जी आप हमारे दुकान के अंदर आएंगे तो आप मास्क लगा कर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इसी तरह से मैंने पहले भी कहा है कि कुछ इंसेंटिव दीजिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है उनको हम ये रियायत देंगे, इतनी % आपको कंसेशन देंगे फला चीजें में जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है। तो इस तरह की चीजें अगर आप जो हमारे जो एसोसिएशन है ताजिर बरादरी के, अगर वो खुद, मैं तो देखता हूँ कि कोई उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, अगर उनकी तरफ से सपोर्ट मिले, ये तमाम चीजें करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम कोरोना पे काबू पा लेंगे और फिर हर चीज खोली जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहा तो जाता है कि हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन लगा देना चाहिए, मजीद इस लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन हुकूमत जब कोई सख्त फैसला करने लगती है तो जो स्टेक होल्डर होता है उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, वो सामने आते हैं, वो प्रेशर डालने की भी कोशिश करते हैं। अगर हुकूमत नरमी नहीं करेगी, ये कारोबारी तबके के हवाले से हम बात करें, तो रिएक्शन तो पैदा होगा, क्योंकि लाखों लोगों का कारोबार भी इस वक्त शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को तो कोई ऐसा रास्ता निकालना है, कोरोना भी ना बढ़े लेकिन मईशत भी चलती रहे। हाँ जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि एनसीओसी ने और तमाम सूबाई हुकूमतों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, लॉकडाउन बहुत अच्छा हुआ, और तमाम हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, रेंजर्स हैं, उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और यकीनन कुछ अवाम ने भी बड़ा अहम रोल किया। तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं कहूँगा, चाहे महदूद करें कारोबार खोलें, चाहे आप वसी पैमाने पे कारोबार करें, लेकिन अगर आप अपने तमाम वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से SOPs को अमल दरामद के लिए कह दें और अमल दरामद कराया जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेट कराया जाए, तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो है महदूद तरीके के बजाय तरीके से भी कारोबार खोल दिया जाए तो कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम मसला है, क्या कोरोना में मुब्तला होने वाले अफराद की सूंघने और टेस्ट की हिस्स चले जाने के बाद वापस ना आने की भी शिकायत आ रही हैं? क्योंकि हमने ये तो देखा कि कुछ दिनों के लिए टेस्ट जो है वो चला जाता है या फिर सूंघने की हिस्स काम करना छोड़ देती है, लेकिन बाद में बंदा नॉर्मल हो जाता है, तो क्या वापस ना आने की शिकायत भी हैं? हाँ जी हाँ, ये पहले दिन से मैं चूंकि ENT की प्रैक्टिस करता हूँ, नाक कान गले की बीमारियों को के मरीजों को देखता हूँ, तो जब ये वबा आई और मेरे पास जब लोग आए कि जी सूंघने की ताकत नहीं है, हमें पता नहीं चलता और टेस्ट बड़ा अजीब है, बल्कि गायब हो जाता है सूंघने की ताकत और टेस्ट भी गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि जी अजीब सी स्मेल आती है, बदबू वाली स्मेल आती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई अच्छी खुशबू भी अगर कमरे में है तो, लेकिन उनको बदबू सी महसूस होती है। इसी तरह से कुछ भी खाना खा ले, बड़ा डिलीशियस खाना हो, बहुत ही मजे का खाना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद वो पता नहीं कुछ गंदगी की चीज खा रहे हैं या खा रही है। तो ये पहली वेव में हमने देखा, और इसकी वजह ये है कि ये कोरोना वायरस की एक खासियत है, उनकी ये सिम्टम है कि ये जो नर्वस सिस्टम है उसको ये डैमेज करता है या वक्ती तौर पे खराब कर देता है। मेजॉरिटी लोग जो है जो इस बीमारी में मुब्तला हुए वो ठीक हो गए हैं, कुछ हफ्तों में ठीक हो गए, कुछ 2-4 दिन में ठीक हो गए, कुछ 3-3, 4-4, 6-6 महीने लग गए हैं। जो मेरे पहले वेव्स के मरीज थे उनमें से कुछ इक्का दुक्का ऐसे मरीज हैं जिनको के अभी तक उनको प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो मरीज आते नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अब ठीक हो गए हैं। देखा ये गया है कि टेम्पररी तौर से ये जो नर्व है जो कि टेस्ट को डेवलप करता है, जो बताता है, इसी तरह से जो सूंघने की का जो नर्व है जिसकी ताकत ये है कि वो आपको सूंघने की ताकत देता है, तो वो अगर कमजोर हो जाता है तो आपको सूंघने में कमी महसूस होती है, टेस्ट में नहीं आता है। तो ये वक्ती तौर पे होता है ज्यादातर, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा सीरियस होता है या बहुत से लोग देर से डॉक्टर के पास जाते हैं, देर से बताते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रुजू करें। जिन लोगों को मैंने फौरी तौर पे उनको कुछ दवाइयां बताई है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई है, उनकी कुव्वत मदाफियत दी है,
तो वो बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्या कोई हम रफली आइडिया लगा सकते हैं? आपने तो कहा कि इक्का दुक्का लोग हैं जो आपके पास आए, रिपोर्ट हुआ कि अभी तक जो है उनकी स्मेल सेंस या टेस्ट सेंस वापस नहीं आई है। कोई हम रफली आइडिया लगा सकते हैं कि कोरोना में मुब्तला होने वालों में कितने फीसद होंगे कि जिनको इस मसले का सामना होगा? साथ आपने ये कहा कि आपने जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करें, यानी कि इसका इलाज मौजूद है। जी हो सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है जो कि ऐसा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही तरीके से, ये उन्हीं को हो सकता है जो लोग इसको ज्यादा इस पे ख्याल नहीं करते हैं या इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते हैं। अगर आप डे 1 से इस बीमारी को एक्सेप्ट करें कि कोरोना वायरस एक बीमारी है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो वायरस है ये आपके नर्वस सिस्टम को, दिमाग को पे अटैक करता है, आपके गुर्दे पे अटैक करता है, आपके फेफड़े पे अटैक करता है, आपके जोड़ों पे अटैक करता है, आपकी याददाश्त पे अटैक करता है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। बहुत से लोग अभी तक 5-5, 6-6 महीने जो है लोग अभी तक फिट नहीं है कोरोना में मुब्तला होने के बाद। तो जो लोग शुरू में बेहतर तरीके से इलाज करा लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो सूंघने की और जायके की और टेस्ट की जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, ये बहुत कम परसेंटेज है जिनको कि हमेशा के लिए ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चूंकि अभी 1.5 साल की बीमारी है, आगे चल के मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम के तमाम जो लोग, जो कि 1-2% के लोग ऐसे होंगे जो कि जिनका कि ये सिम्टम बरकरार रहता होगा, वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सेटल हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑर्गन्स मुतासिर हुए, हमारा नर्वस सिस्टम मुतासिर हुआ, लेकिन क्या वैक्सीन लगवाने के बाद आप समझते हैं कि ये हमारे मसाइल जो है इनका कोई हल निकल पाएगा, जो अफेक्ट हुए हैं चीज़ें वो ठीक हो पाएंगी? जी देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से। जब आप कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। जब आपका जिस्म में कोरोना का अगर बीमारी आती भी है तो उसकी शिद्दत नहीं होगी। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की सूंघने की या टेस्ट की जो अलामात है वो डेवलप होगी। और अगर डेवलप हुई भी तो मैं समझता हूँ कि उसमें इतनी शिद्दत नहीं होगी। तो ये वैक्सीन लगाने का बड़ा फायदा है। मैं तो तमाम लोगों से कहता हूँ कि ये वैक्सीन, जितनी जल्दी वैक्सीन लग जाए आपको, उतना आप प्रोटेक्ट होंगे जल्दी। और हुकूमत से मैं यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द अपने आवाम को वैक्सीनेट करें। कम से कम 70 से 80% लोग जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर हमारा तमाम तालीमी कारोबार, तालीमी सिस्टम और दूसरे रोजमर्रा के जो सिस्टम है, शादी हॉल, ये वो सब आप खोल दें। मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब अगर आप 70 से 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पीएमए का मौक़िफ़ तो उन्होंने हमें बताया ही बताया, लेकिन साथ ये जो बड़ा ही अहम मसला चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं इसके ऊपर, स्मेल और टेस्ट सेंस का चले जाना और फिर जिन लोगों की वापस नहीं आ रही होती 2-3 माह लग जाना, बहुत बड़ा दौरानिया 2-3 माह भी होता है। और फिर अभी तक पहली वेव वालों का वापस ना आ रहा होना, ये एक बहुत ही मसले की बात है। उसका हल हमें उन्होंने यही तजवीज़ किया है कि जैसे ही आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो जाता है, उसके बाद आपको इस मसले का सामना करना पड़ता है, आप अपने डॉक्टर से, ENT स्पेशलिस्ट से लाजमी तौर पर रुजू करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और ENT स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकते हैं कि क्या इसका कोई इलाज हो सकता है। यानी वैसे इसके ऊपर तहकीक अभी जारी है, कोई वाज़े तौर पर डॉक्टर्स या माहिरीन ये नहीं बता पा रहे कि इसका इलाज क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको कोई मेडिसिन या कुछ भी ऐसी कोई एक्सरसाइज बताई जाए जिससे शायद आप जो है वो बेहतर फील करें। और हम लोगों ने पहली वेव के बाद हमजा खुद भी एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से टेस्ट जो है वो चला गया, लेकिन खैर हम रूटीन के मुताबिक जो है वो अब देख रहे हैं कि बहाल हो गई है, हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसी तरह से काम कर रहा है, स्मेल भी हमें फील हो रही है, हम खाने का टेस्ट भी फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा ज़्यादा परेशान होने की भी इस पर जरूरत नहीं है। जिस तरह विशाल बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है कि हम दोनों को पिछले मई में मतलब कि हम देखें तो पहली लहर के दौरान हम कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, हम दोनों को ये शिकायत भी हुई कि स्मेल सेंस चली गई, टेस्ट सेंस चली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो 7-8 दिन में रिकवर कर गई थी। ऐसा ही है, मैं खुद रिकवर कर चुकी हुई थी और मुझे भी 7-8 दिन लगे, लेकिन हमारे बहुत सारे कोलीग्स, दोस्त ऐसे थे, रिलेटिव्स ऐसे थे जिनकी काफ़ी अर्से के बाद भी उनकी कंप्लेन यही रही कि अभी तक हम जो है वो हमारी सेंसेस बस फिर जब ये हमें मसला हो रहा, हमने अपने डॉक्टर से फौरी रुजू करना है और इंशाल्लाह सब लोग तंदुरुस्त होंगे जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। और हमने
वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन के अलावा तो हमारे पास हाल ही कोई नहीं और है। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम सब चाहते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो बरकी गाड़ियां आ जाएं ताकि जो माहौल की आलूदगी है उससे भी बचा जा सके और पेट्रोल की भी बचत हो जाए। हमजा, आप भी चाहते हैं? सब चाहते हैं, और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से डॉलर ऊपर जा रहा था, गाड़ियाँ महंगी हो गई थी, अब डॉलर नीचे आया है, स्टेबल हुआ है, तो कुछ गाड़ियाँ सस्ती भी हो जाएं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या साल 2022 पाकिस्तान में ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए खुशगवार साल साबित होने वाला है या नहीं। हालिया ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी की मुद्दत जून 2021 में ख़त्म हो रही है और हुकूमत जो है इसकी जगह अगले 5 साल के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने वाली है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नई पॉलिसी के इतलाक़ के बाद मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में कमी के साथ साथ उनकी एक्सपोर्ट के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। जैसे कि हमजा कह रहे हैं कि कीमतें कम होनी चाहिए, तो होने वाली हैं। हाँ जी, वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरू बख्तियार ने भी कहा है कि नई पॉलिसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की नमू और तरक्की के साथ साथ काबिल ख़रीद होने, क्वालिटी, दस्तियाबी और जो मफाहमत पसंदी है उस पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। और ऑटो सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ एक मुशावरती इजलास में वफाकी वज़ीर का ये भी कहना था कि हुकूमत बरकी गाड़ियों का असर बढ़ते हुए देखना चाहती है। बिल्कुल, ताकि माहौल जो है वो बेहतर बनाया जा सके और दरामदी बिल में कमी लाई जाए। हुकूमत ने मकामी सनत से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ताउन और पॉलिसी भी मांग ली है। बिल्कुल ऐसी है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट्री तिजारत आलिया हमजा साहिबा। आलिया हमजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो नई ऑटो पॉलिसी है, इसके मेन फीचर्स में क्या कुछ शामिल है, क्या कुछ अभी तक तरतीब दिया गया? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो हमारी पुरानी जो पहले पॉलिसी थी, दैट वाज ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी। जो अव्वली पॉलिसी है दैट इज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान। इंडस्ट्री डेवलपमेंट से ये समझना चाहिए कि पहली दफ़ा हम जो ऑटो के पार्ट्स हैं उन पर भी कंसंट्रेट करें। अच्छा। और जो हमारा इस वक्त फोकस है, हमने अपनी ग्रोथ को बूस्ट अप करने और ऑटोमोबाइल्स की जिसे कह लें मॉडर्नाइजेशन करनी है। और इस पॉलिसी के अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे जो बैक ऑफ माइंड हमारे ये जो पॉलिसी है और उस पे जिस पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये है कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी ऑटो पार्ट्स की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। और जब लोकली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी। और प्लस हमने पहले क्या किया था कि जब हमारा पहले वाली पॉलिसी के थ्रू हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आए, जिस तरह से आपने देखा कि ऑटो सेक्टर के अंदर ये हुकूमत तकरीबन $1 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट लेकर आई है। नए प्लांट्स लग रहे हैं, नए यूनिट्स लग रहे हैं और आपको हर तरह की, जैसे किया स्पोर्टेज आप देख रहे हैं, ट्यूसॉन आप देख रहे हैं, इसी तरह की वैरायटी ऑफ कार्स आपको नजर आ रही है सड़क के ऊपर। प्लस उससे ये कि हमने एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट कर दिया है कि लोगों को कंपटीशन होगा सस्ती गाड़ी देने का, कंपटीशन होगा अच्छे सेफ्टी फीचर्स देने का। और ये एक पहले देखे एक मोनोपोली होती है कुछ कंपनीज की, अब वो मोनोपोली टूट के मार्केट के अंदर ऑलरेडी 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगने का मतलब है अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अ लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन। अच्छा आलिया साहिबा, जिस तरह से हमजा बात कर रहे थे कि गाड़ियां जो उनकी कीमतें भी नीचे आनी चाहिए, तो क्या नई ऑटो पॉलिसी से गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान भी है या फिर महंगे दामों खरीदनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि गाड़ी सस्ती तब होती है जब आप कंपटीशन डेवलप करते हैं। हमने यही आपको बताया है कि हम तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। अब आप ये देखें कि जहां एक प्लांट ऑटोमोबाइल का लग रहा था, वहां साथ उसके ऑटो पार्ट्स के प्लांट्स भी लगना शुरू हो गए। अच्छा। एक तो उससे जॉब क्रिएशन हुई है, दूसरा कॉम्पिटिटिव आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट
क्रिएट हो गया है कि जिससे आपको ये है कि आपको एक अच्छी गाड़ी कम प्राइस के ऊपर मिलेगी। अगर मैं इसका एक कंपैरिजन करूं तो आपको एसयूवी पहले अगर 80 लाख में मिलती थी, तो अब आप यही देखें कि उसके कंपैरिजन में अगर आप किया स्पोर्टेज में जाते हैं, मतलब मैं किसी कंपनी का नाम लिए बगैर भी आपको कहूं तो आपको अब वो एसयूवी तकरीबन 50 से 55 लाख में मिल रही है। एक तो ये होता है कि जिससे हम कहते हैं कि हम एक एनवायरनमेंट कंपटीशन का क्रिएट करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फर्स्ट टाइम इतने सालों में किया कि कितने सालों के बाद, मतलब लाइक 3 सिर्फ कंपनीज होती थी, सबको पता है कि 3 कंपनीज की सुजुकी, टोयोटा और होंडा की मोनोपोली थी। अब आपको बहुत सी कंपनीज नजर आ रही हैं और गाड़ियां सड़कों पे नजर आई हैं। सेकेंडली, जो इस पॉलिसी के अंदर हमारे जो एडिशनल ड्यूटीज थी, हमारे जो एडिशनल टैक्सेस थे, जिससे हमें ये लग रहा था कि अगर हम उनको कम कर दें तो जो हमारे लोग हैं, हमारे अवाम हैं जो गाड़ियां लेने वाले हैं, उन पर एक वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। थर्ड चीज जो है, जो जिस चीज पर देखें डिमांड एंड सप्लाई होती है, पहली दफा हमारा ऑटो सेक्टर इतने सालों के बाद परफॉर्म करे कि मैं आपसे अगर डेटा शेयर करूं तो इतना अच्छा डेटा है कि आप ये देखें कि हमारा अगर ओवरऑल में एलएसएम यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की बात करूं तो तकरीबन वो लास्ट जुलाई से इस मार्च तक 9% है। अगर मैं बात करूं कि हमारे 2 to 3 व्हीलर्स की अगर जो प्रोडक्शन है वो 21%। ठीक है आलिया साहबा, ये बताइए, आपने कहा कि हम कंपटीशन लेके आ रहे हैं, लेकिन जो आप कंपटीशन लेके आ रहे हैं, आपने कुछ ब्रांड्स का नाम भी ले लिया, कुछ गाड़ियों का नाम भी ले लिया। नाम लिए बगैर अगर हम देखें तो वो 40 लाख से लेकर 80 लाख वाले लोग थे कि जो वो गाड़ियां ले सकते हैं। आम आदमी तो वो गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर आपको कैसी गाड़ी लेके आ रहे हैं जो 55 लाख में मिल रही है, तो हम आम आदमी की बात करते हैं तो सस्ती गाड़ी आम आदमी को नहीं मिल रही है उसके अंदर, और वहां पर कंपटीशन भी नहीं आया। खैर, मेयार एक बहुत बड़ा मसला है। इस मेयार को, गाड़ी का जो मेयार होगा बेहतर बनाने के लिए इस पॉलिसी में आपने क्या रखा है? जब ये पॉलिसी आएगी तो आप ये देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट पोर्ट में 2 और 3 व्हीलर्स की जाएंगे, हम छोटी गाड़ियों की एक्सपोर्ट में जाएंगे और हम जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखें, बेसिक पर्पस ये है कि आज तक हमारे लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, हमने हमेशा अपनी एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की। अब हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आएँ कि हमारी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट में जाएँ। हम ट्रैक्टर्स की, मोटरसाइकिल्स के नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। सो ये पॉलिसी इज मच ब्रॉडर देन कि हम विजुअलाइज पे कर सके। देखें, हमने उन सारी चीज़ों को, बिकॉज वी टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, हमने उनके साथ कंसल्टेशन की है, उन्हें इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया है, चाहे ऑटो पार्ट्स वाले हों, चाहे हमारे ऑटोमोबाइल के सेक्टर वाले हों, चाहे हमारे न्यू एंट्रेंट्स हों। तो एक सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप ये देखें कि अब आपकी उस सेक्टर में कितनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं। व्हेन वी से कि हम 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ने काम करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, यानी आप इसे कह लें कि गाड़ी की असेंबलिंग वगैरह पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम एंड बाय फर्स्ट गवर्नमेंट। सो मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा आलिया साहिबा, गाड़ियों के सारिफिन को गाड़ियों की सेफ्टी के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, जैसा कि आपने भी एयरबैग की बात की, लेकिन ऑटो माफिया के होते हुए हुकूमत गाड़ियों के बेसिक नीड, एयरबैग हो गया, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो गई, कैसे इंस्टॉल करवाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माफिया, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो माफिया इज़ देयर इन एवरी सेक्टर। सो बेसिकली तो हमारी तो टक्कर ही माफिया के साथ है, चाहे वो आप गंदम माफिया कह लें, सियासत माफिया कह लें, पेट्रोल माफिया कह लें, तो हम तो हर तरह से इनके साथ टक्कर लेकर बैठे हैं। बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी क्लियर, हम अवाम की बात करते हैं और जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया है कि 3 चीज़ें जब हम इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे तो हमारे माइंड के अंदर ये थी, अवाम की सेफ्टी, अवाम को सस्ती गाड़ी फराहम करना, प्लस ये जो हमें, मतलब हम सिर्फ ये देखते थे कि जी फलां के पास इतनी बड़ी गाड़ी है। अब वही गाड़ी आप ये देखें कि सबसे पहले मोनोपोली कैसे टूटी। मोनोपोली टूटी ही ऐसे कि जब 3 यहाँ पर सिर्फ
3 आपके पास कंपनीज थी और अब आपके पास 7 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और इसके अलावा आपके 10 नए प्लांट्स पाइपलाइन के अंदर हैं। तो देखें, जब आप मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट करते हैं, एक बहुत सादा सा असूल है कि 20 साल तक किसी ने इनकी मोनोपोली को चैलेंज नहीं किया था। अब जब 17 नई कंपनीज, नए एंट्रेंट्स आ जाएंगे मार्केट के अंदर, तो देखें फिर आपको ये भी फेयर होगा कि आपने प्राइसेस भी कम करनी है, फिर आपको ये भी फेयर होगा कि आपने आवाम को क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है। देखें, हम कंपटीशन इसीलिए हमने क्रिएट किया, हम और एंट्रेंट्स को इसीलिए हमने इस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, प्लस ये था कि गाड़ियों को लोकली बनना चाहिए। हमारा जो ज़र मुकाबला, हमारे जो डॉलर, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, जो कंपटीशन की बात है, गवर्नमेंट बात कर रही है, कंपटीशन आया है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आम आदमी की बात कर लें, वैसे तो कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की कम है। अगर हम 10 लाख से 20 लाख के दरमियान की गाड़ियों की बात कर लें तो उसमें कितना कंपटीशन आया और उसमें कितनी मोनोपोली टूटी है, ये हम सबको पता है। हमें कोई नई गाड़ी 10 से 20 लाख के दरमियान क्या नज़र आती है, ये फैसला आप सब कीजिए। क्या हमें नई गाड़ियाँ 40 से 60 लाख के दरमियान ही नज़र आती हैं, तो इसका फैसला कीजिए कि 40 से 60 लाख आम आदमी तो गाड़ी नहीं खरीद सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो जो हमारी टैलेंट की बात है वो भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ है। पाकिस्तान हुनरमंद और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत से माला माल है, जिनकी सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया भर में किया जाता है। टेक्नोलॉजी की इस बदलती दुनिया में पाकिस्तानी ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जिनके मुनफरिद ख़यालात से आलमी नक्शे पर पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है ना, वो इशाल निखर के सामने आया है। 25 साला सकीना अब्बास भी उन चंद ख़वातीन में, उन चंद लड़कियों में, उन चंद स्टार्स में शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए आगाह किया कि वो 1 साल पहले अपने साथी डेवलपर जो थे, दोस्त थे, उनसे कहती थी कि कुछ नया सिखाएं, मगर अब वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में बतौर गूगल डेवलपर एक्सपर्ट काम कर रही है। 1 साल का दौरान है। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सकीना अब्बास आईटी की फील्ड में मजीद खवातीन को आगे आते देखना चाहती हैं। उनका कहना है कि आईटी के शोबे में खवातीन की सलाहियतें मर्दों से किसी तरह कम नहीं है और सकीना पाकिस्तान की पहली खातून है जो गूगल डेवलपर एक्सपर्ट में काम कर रही हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 700 गूगल डेवलपर एक्सपर्ट 18 से ज़्यादा गूगल टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम कर रहे हैं और उनमें से 11 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिनमें एक सकीना भी अब शामिल हो रही हैं। इसी पर उनसे ही बात करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, सफ़र कैसा रहा उनसे पूछेंगे। गूगल डेवलपर सकीना अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सकीना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी अचीवमेंट है आपकी। गूगल डेवलपर बनने के लिए कितनी मुश्किलात आई, कितनी तगदो आपको करनी पड़ी और मंजिल को हासिल करने के लिए किस किस ने सपोर्ट किया? देखिए, मैं कुछ भी अच्छा हासिल करने के लिए आपको डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ती है एंड एक गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बनने के लिए भी आई हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो it basically started in June last year. वलीद अरशद जो पाकिस्तान के फर्स्ट गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन फ्लटर हैं, I'm the first female Google developer expert in Flutter. He's like the first ever Google developer expert for Flutter in Pakistan. So he told me, okay, Sakina, I've seen your work and you're really good at it, and I think that you would make a really good contributor to the community. So why don't you give a talk? I was like, okay, let's give it a try. तो मैंने अपनी पहली टॉक दी एक फ्लटर कराची, जो कि एक फ्लटर का चैप्टर है फॉर द कम्युनिटी। इट्स ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय गूगल। तो हमारा एक इवेंट हुआ था, ऑनलाइन इवेंट हुआ था ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो उनका जो इवेंट हुआ था जून में, दैट वाज माय फर्स्ट टॉक, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गिव माय टॉक, ठीक है। तो it started from here basically, and then I was introduced to different communities like Google Developer Space Singapore, then different Google Developer communities in the Southeast Asian region, then it quickly went on to the US and so on and so forth, okay. So what started with just one talk in a month, it quickly transitioned to 2 talks in a month, which quickly transitioned to 3 talks in a month, in a week. So obviously, if you're someone who's running your own company side by side and you're actively engaging with the community, it gets really busy, it gets really crazy, and it gets really hectic. तो obviously जब बहुत थकन हो जाती थी तो मेरी फैमिली और मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, अब्दुल्ला, मुश्तबा, सफ़ीर, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। बहुत ही
emotionally they really helped me out, like, hey, we've got your back and you can do this and we believe in you, you know, stuff like that. So it helps to have that support system that you can rely on when you start wavering in your cause. सही है. तो आपको जब भी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना होता है ना, अकेले करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू व्हेन यू हैव समवन विथ यू हु इज़ देयर, हु इज़ गॉट योर बैक. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में 4 से 5 लोग ऐसे हों जो कि आपको ऐसे इमोशनली सपोर्ट कर रहे हों, मॉरली सपोर्ट कर रहे हों. अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बंदा भी ऐसा है जो who's got your back and who's always helping you out, then you can pretty much conquer the world. अच्छा, सकीना, डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं, हर शोबे में होती हैं. क्या आईटी की फील्ड में भी ख़वातीन को कोई इजाफी मुश्किलात दरपेश होती हैं, और इन मुश्किलात को कैसे हल किया जाए, कैसे उनसे निपटना चाहिए, क्योंकि अब तो आप रोल मॉडल बन चुकी हैं? No, because I'm running my own company, Reactory, which is a software house. तो मैं इंडस्ट्री में हूँ. ठीक है, मुझे पता है कि लोग किस माइंडसेट से इस इंडस्ट्री में आते हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड लोग किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दिस कि आईटी इंडस्ट्री ऐसी, इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन दैट इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. ठीक है, यहाँ पर ख़वातीन के लिए वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मर्दों के लिए हैं, एंड कोई एक्स्ट्रा उनको मुश्किलात फेस नहीं होती हैं. इट्स जस्ट दिस दैट इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट एंड इफ़ यू हैव द राइट माइंड सेट एंड द एप्टीट्यूड फॉर दिस इंडस्ट्री, बी इट एनी इंडस्ट्री, चाहे वो IT इंडस्ट्री हो या चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्री, फाइनेंस, एनीथिंग, राइट. तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट, स्किल सेट एंड एप्टीट्यूड तो डेफिनेटली होना चाहिए, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना. ठीक है, तो क्यों ख़वातीन अक्सर आईटी में अपना करियर बनाने से डरती हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोगों ने बिला वजह उनके कान भर दिए होते हैं कि ये तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है और इतने घंटे काम करने होते हैं और बहुत ही कम ख़वातीन होती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो नेसेयर्स होते हैं ना, ये तो आपको हर फेज़ ऑफ लाइफ, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मिलेंगे. ठीक है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ दिस कि क्या आपको आईटी इंडस्ट्री अच्छी लगती है, क्या आप शौकीन है आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू करने के लिए, देन गो फॉर इट. तो एज सच कोई मुश्किलात फेस नहीं होती हैं एज लॉन्ग यू आर विलिंग टू पुट इन द वर्क दैट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेल. सकीना, ये बताइए, इस फील्ड में कामयाब होने के लिए आपके अंदर खूबियाँ क्या होनी चाहिए? कुछ टिप्स दें उन ख़वातीन के लिए जो कि आईटी फील्ड में आना चाहती हैं, इससे रिलेटेड हैं, काम करना चाह रही हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं. Alright, to all the women who are currently pursuing a career in the IT industry, or to all those women who want to pursue a career in IT industry who are like just studying and are about to graduate, तो आपके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. ठीक है, किस बात की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए? You need to be a good problem solver, and you need to be someone who's really good at identifying problems. अगर आप नोटिस करें, हमारे एंटायर एकेडमिक लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और हमें किस बेसिस पर टेस्ट किया जाता है कि हम उसको कितने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकें. ठीक है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, रियल लाइफ में आपको अपने एक नॉइजी एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम्स निकालनी पड़ती हैं, आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, and then you have to solve them. A practical example of this is this कि जितने भी आप स्टार्टअप्स देख लें तो उन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट दे आर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. ठीक है, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से वो अपनी टारगेट ऑडियंस या अपने कस्टमर्स की ज़िंदगी को किसी हद तक बेहतर बना रहे हैं. ठीक है, if you have that skill within you, then you're good to go, then IT is the right industry for you. ठीक है, दूसरी बात ये कि यूजली और ये खुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो स्टिल लाइक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं या पढ़ने जाने वाली हैं, अक्सर उनको कहा जाता है कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए एंड लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन यू बी कोडिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो देखिए, आईटी इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, उसके अंदर बहुत ही सारे सब डोमेन्स आते हैं. तो इट्स इंटायरली अप टू यू. अब तो सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. आप अपने कंफर्ट में, अपने पीस ऑफ माइंड के साथ जो भी आपको स्किल सेट सीखना है आप ऑनलाइन सीख सकते. सकीना, बतौर गूगल डेवलपर आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और क्या आप दीगर ख़वातीन को भी सिखाना चाहती हैं जो स्किल्स आपके पास हैं, आप चाहती हैं कि दूसरी ख़वातीन में भी ये हों? एज ए गूगल डेवलपर एक्सपर्ट,
I have to be an active contributor to the community. ठीक है? What does that mean? It means कि या तो चाहे मैं articles and blogs publish करके अपना knowledge उन तक transfer करूँ, या फिर मैं जिस तरह से YouTube पर लोग visual tutorials बनाते हैं वो बनाकर लोगों तक अपना knowledge and अपना skill transfer करूँ, या फिर which is one of the major things that I do because of my active schedule, कि आप मुख्तलिफ टॉक्स करें, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करें, मुख्तलिफ सेशंस करें, चाहे वो ऑनलाइन करें या चाहे वो ऑन साइट करें, ठीक है, जिसमें आप अपनी कम्युनिटी को सिखा रहे हो कि इस टेक्नोलॉजी में फॉर इंस्टेंस ये नया फीचर आया, ठीक है, इसके आने का क्या मतलब है, एंड इसको आप अपने हाउ कैन यू मेक यूज़ ऑफ दिस फीचर, ठीक है। तो इस टाइप की टेक्निकल हमारी टॉक्स होती हैं which I usually do, and other than that, actually one of my major motivations behind becoming a Google developer expert was this, that I wanted to do something for the women in our country, ठीक है, because even when we were hiring Flutter developers in our company, तो मजाल हो कि मेरे पास जो एक खातून की कोई CV आई हो, at that time किसी खातून की नहीं आई थी, ठीक है, which really it was a pretty sad thing because ठीक है सकीना, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आप उन 11 डेवलपर्स में शामिल हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आपके लिए गुड लक। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे शायद। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, हम यहीं पर मौजूद हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बजट की बात करेंगे क्योंकि बजट आने वाला है, तो तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, तनकीद भी हो रही है, ये भी बात की जा रही है गवर्नमेंट को यूं कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो मईशत बेहतर हो जाएगी, बजट को कैसे अवाम दोस्त बनाया जाए, हुकूमत भी इसी के ऊपर सोच रही है। बिल्कुल, और महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस वक्त क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, इस हवाले से तजावीज़ सामने आई हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत को बजट के हवाले से अहम तजावीज़ पेश कर दी हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खसरू मुख्तियार से निजी कारोबारी पॉलिसी के लिए जो लॉबिंग करने वाले फोरम से मुलाकात उन्होंने की। इस मौके पर ताजिर बरादरी की जानिब से हुकूमत को मशवरा दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि आइंदा बजट में मशवरा क्या दिया गया है कि टैक्सेस में कमी की जाए। इस इकदाम से मुल्क की सनत जो है उसको फ़रोग मिलेगा। बिजनेस काउंसिल ने मशीनरी की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी को कम करने पर भी जोर दिया है। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत से ये भी कहा है कि जो टायर इंडस्ट्री है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी को भी बिल्कुल खत्म किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही वफाकी वज़ीर ने ताजिरों को मुल्क के अंदर और दुनिया भर में दस्तियाब मौक़ों की तलाश के लिए मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में हर तरह की मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन बात फिर वही है कि बजट में किस तरीके से रिलीफ दी जाएगी आवाम को, आवाम उससे किस तरह से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, ये देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और क्या तजावीज़ दी गई हैं, क्या बातचीत हुई है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कारोबारी तबके के इस बजट के लिए हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, क्या चाहते हैं कि ये बजट कैसा हो? देखिए, हमारा मुतालबा यानी बजट के अंदर जैसे हमेशा होता है कि आप जो है ना कोई बजट के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन इन द सेंस के हम टैक्स भरना चाहते हैं, लेकिन मोडालिटीज ऑफ टैक्स जो हैं, जो टैक्स कलेक्शन करने के जो तरीका कार है उस पे हमको हमेशा एतराज होता है। अच्छा। और ये जो नंबर ऑफ नोटिस जो इश्यू करते हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि टैक्स को टैक्स के तरीके से वसूल किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो टैक्स का नेट जो है उसको ब्रॉडन किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो अगर 22 करोड़ के लोगों के मुल्क में अगर 22 लाख लोग अगर टैक्स पेयर हैं, उसमें से भी कोई 8 से 10 लाख रुपए जो है ना बिजनेस कम्युनिटी वाले पेमेंट करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान का ये पोटेंशियल तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि टैक्स को नेट को बड़ा होना चाहिए। जो इस लैंड के ऊपर, जो इस जमीन के ऊपर पाकिस्तान में जो पैसा कमाता है, वो अगर उसके थ्रेशहोल्ड जो इनकम टैक्स का है उससे ज्यादा अगर कमाता है तो वो उसी तनासुब के साथ वो टैक्स दे। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि ये इस तरह से दे। और दूसरा, टैक्स के रेट्स जो हैं उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर हम ये जो 29% पे और 30% पे हैं, फिर सुपर टैक्स की भी हम बात करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। कोविड के बाद ना इंडस्ट्री ना ट्रेड इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपको इसके अंदर कंसिडर करना पड़ेगा कि टैक्स रेट को नीचे लेके आए। और इसके अलावा सेल्स टैक्स है, उसके अंदर भी जो है ना
एक ऐसी कमी की जरूरत है जिससे लोग जो है ना इसमें आने के लिए हो, न कि उससे निकलने के लिए, उससे दूर रहने के लिए। मोतीवाला साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने टैक्सेस और ड्यूटीज में कमी के हवाले से वफाकी वज़ीर से मुलाकात भी की है। क्या इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है? देखिए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जरूर मुलाकात की है और उन्होंने जो है ना परसेंटेज जो टैक्सेस की है उसको कम करने की बात की है ताकि री इन्वेस्टमेंट हो सके। मैं समझता हूँ कि हर मीटिंग का कोई ना कोई मुस्बत पहलू निकल ही आता है। हम शौकत तरीन से हमारी भी बात हुई है और वो इंशाल्लाह ताला कराची आ रहे हैं तो कराची चेंबर में वो आएंगे, उनके साथ हम इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे और उनको जितने हमारे मसाइल हैं। देखिए, बात यह है कि टैक्सेशन का निजाम, बजट जो है ना हमारे यहाँ जो है ना ऐसे देखा जाता है कि कोई बजट आ रहा है अब तो बड़ी आफत आ जाएगी और बजट से जो है ना चीजें महंगाई हो जाएगी, और हमारे यहाँ होता भी यूं ही है। हम बजट को जो हुकूमत जो आलाकार बनाती है वो टैक्स कलेक्शन का, अपने लिए रेवेन्यू के टारगेट्स को मीट करने का, रेवेन्यू को बढ़ाने का। हर दफा ऐसे ही होता है कि इसकी ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, उसके ऊपर हमने इतना टैक्स बढ़ा दिया, जो टैक्स से एग्जम्पशन थे उनको एग्जम्पशन को हमने विड्रॉ कर लिया और जो है ना हमने इस चीज के अंदर इतना टैक्स बढ़ा दिया। बजट इसका नाम नहीं है। बजट जो है ना वो होता है इसलिए कि हम एनालिसिस करेंगे पिछले साल में हमने जो टैक्स कलेक्शन की उसकी हमने क्या क्या उसके अंदर हमारे क्या प्रॉब्लम्स रहे और हमने क्या कम कलेक्ट किया, ज्यादा कलेक्ट किया, किन सेक्टर्स में कलेक्ट किया, किन सेक्टर्स में पोटेंशियल है, किन सेक्टर्स में नई इन्वेस्टमेंट आई है और हमारा टारगेट क्या है। देखिए, हमको अगर इंडस्ट्रियलाइज करना है इस मुल्क में और इस मुल्क को वहां ले जाना है जहाँ इमरान खान साहब का विजन है कि जो है ना लोग बाहर से नौकरी करने को आए, हमारे लोग बाहर न जाए, उसके लिए क्या जरूरत किस बात की? ये ऐसे ही तो नहीं होगा, खाली बात करने से नहीं होगा। ये उससे होगा जब आप इकदाम उसके हिसाब से लेंगे। और वो इकदाम क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर मुहैया करें, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल जिसके अंदर जो चीजें लगाने के लिए दरकार होती हैं वो सारी यहाँ हम उनको मुहैया करें। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, कोरोना की वजह से भी हमने देखा कारोबारी तबके का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उस पर बात हो रही थी कि हुकूमत जो है कुछ रिलीफ दे। इस नुकसान का इजाला करने के लिए भी क्या कोई बातचीत चल रही है? देखिए, हुकूमत ने पिछली जब कोविड का सीजन आया तो हुकूमत ने काफी सारे इकदाम लिए जिसमें उन्होंने सैलरी पैकेज के लिए कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स दी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए 1% स्टेट बैंक स्प्रेड के साथ उन्होंने मशीनरी के लिए लोन दी। फिर इसके बाद उन्होंने जो हमारे जो सेल्स से रिफंड्स थे वो सारे उन्होंने जो ना बहुत जल्दी करके उसको हमें वापस किया। इसी तरह से कस्टम रिबेट्स भी वापस आए। ये सारी मदद गवर्नमेंट ने पिछले कोविड के फेस में की थी पिछले साल। इस साल इस मदद का हमको इंतजार है। इस साल भी लोगों को, खास करके ट्रेड को और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लोकल को कैटर करता है। देखिए, एक एक्सपोर्ट का सेक्टर है और एक लोकल का सेक्टर है। एक्सपोर्ट के सेक्टर को जब कोविड बहुत पीक पर था, जब वहां भी बहुत हालात खराब थे, लेकिन अभी बतदरीज जब वहां से कोविड के असरात खत्म हुए हैं तो वहां एक्सपोर्टर्स के पास ऑर्डर भी आए हैं और वो उनकी मिलें चल भी रही हैं। लेकिन जो आज लोकल को कैटर कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। उसके अंदर हमको जो है ना इनकी मदद, एसएमईज की, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनको शदीद इनकी मदद की जरूरत है गवर्नमेंट की। और इसी तरह से जो ट्रेड कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से। जो लॉकडाउन हुए और इस दफा आप देखें रमजान के महीने में ईद का सीजन उनको नहीं मिला। वही सीजन होता है जब वो उनके पूरे साल की सेल्स वो करते हैं। और आप देखें, मैंने बड़ी कोशिश की और मैंने समझाने की गवर्नमेंट को कि कम से कम आखिरी 2 दिन जो है यानी ईद की रात और ईद से 1 दिन पहले की रात, उसको आप इफ्तार से लेकर सहरी तक खोल दें। वो भी उन्होंने माना नहीं। कोविड है, उनके पास अपने नंबर्स होंगे, मैं उनको इल्जाम नहीं देता, लेकिन मैं इनको ये बताना ये चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि जो आपकी ताजिर बिरादरी है, खास करके जो छोटे दुकानदार हैं, उनको बेहद नुकसान हुआ है। उनके लिए कोई एक ऐसी स्कीम हम चाहते हैं इस बजट के अंदर जिससे इनके आंसू पूछ जाए। मोतीवाला साहब, हालिया दिनों में बात करें तो अंडर इनवाइसिंग का मसला भी सामने आया था, जिसके पेश नज़र हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बनाने की तजवीज़ दी गई थी। इसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? देखिए जी, बात यह है कि अंडर इनवॉइसिंग एक मिनेस है जो कि जिसको कंट्रोल होना चाहिए। इसमें कोई दो बातें नहीं है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अंडर इनवॉइसिंग के अंदर काम कर सकते हैं, वो उनको ईमानदारों का हक मारते हैं।
जो कि ईमानदार रहकर पूरी ड्यूटी भरकर अपना माल बेचना चाहते हैं। उनके पास ये सकत ही नहीं होती कि उनके साथ वो उनके सामने खड़े रह के वो माल बेच सकें। तो अगर अंडर इनवॉइसिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, देखिए एक हमने एक जमाने में मुशर्रफ साहब के जमाने में हमने एक फार्मूला बना के दिया था जो आज भी चल रहा है। तो ये फार्मूला इज गुड फॉर एवरी कमोडिटी। मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हमने एक फार्मूला बनाया था जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला था, जिससे बेसिक रॉ मटेरियल के रेट को फीड करने से उसकी जितनी कंपोनेंट है वैल्यू एडिशन की, वो सारों की कॉस्टिंग आ जाती है। यानी मैं अगर टेक्सटाइल की जबान में कहूँ तो पीटीए और एमएजी की हमने कॉस्ट डाली, जो कि इंटरनेशनल कमोडिटी है। इसके बाद उसका ग्रे क्लॉथ, ट्विस्टेड क्लॉथ, उसका आपका डाइड व्हाइट क्लॉथ, डाइड क्लॉथ, प्रिंटेड, सब कुछ उसके अंदर आ गया, गारमेंट आ गया। हर एक की वैल्यू एडिशन के साथ हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। ये जब आप इसको बटन तो पंच करेंगे सिर्फ इसको लगाने से, तो उस कमोडिटी की पूरी की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी ने मिसाल के तौर पर फैब्रिक इंपोर्ट किया तो ऑटोमेटिक फैब्रिक की वैल्यू जो है ना कंप्यूटर देगा। और उससे हमने देखा कि हमने उस वक्त जब उसको ये टास्क मुझे दिया गया तो मैंने वो जो ड्यूटीज थी उनको 1/3 कर दिया। यानी वो 40-42% ड्यूटी थी, मैंने 7% से लेकर 21% ड्यूटी की। इसके बावजूद भी जब ये इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन के साथ जब गुड्स आया टेक्सटाइल, तो 151% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपी कलेक्शन हुआ। तो पॉसिबल है। देखिए बात ये है कि अगर नियत हो। ठीक है जुबैर मोतीवाला साहब, हमें ये भी बताएं कि बिजली के नरखों पर भी आपने कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आपने? समझता हूँ कि बिजली का जो टैरिफ है उसका ताल्लुक बजट से शायद बनता नहीं है, लेकिन हम तो बिजली से बहुत ज्यादा नाला हैं और इतनी ज्यादा। आप आज टैरिफ तो देखिए बिजली का क्या हो गया। अगर आप छोटी यानी जो आप B2 टैरिफ जिसको कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना 70 किलोवाट या इससे कम के लोग हैं, उनकी जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स मिलाकर उनकी 25 रुपए से ज्यादा जो है ना पर यूनिट कॉस्ट है। ये किसी तरह से भी, मेरा ख्याल नहीं कि पूरे एशिया में कहीं ये रेट हो जो इस वक्त इनको ये रेट दिया जा रहा है। अब ये अनरजिस्टर्ड लोग हैं, ये रजिस्टर होना नहीं चाहते और सेल्स टैक्स भी वो कॉस्ट में गिनते हैं। तो होता ये है कि इन सब चीजों को गिनने से क्या होता है कि जो है वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं वो वारे में आ जाते हैं। कहते हैं कि हम जब हम बात करते हैं बिजली की, तो मेरा तो सिंपल फार्मूला है कि यार आपके पड़ोस में जो ममालिक हैं उसमें B2 का टैरिफ क्या है, B1 का क्या है, B3 का क्या है, वो निकाल लें। उससे आप 8 आना 1 रुपया फर्क से आप अगर हमारे लोगों को देंगे तो हम इंडस्ट्री चला सकेंगे। वरना ये जो हाल चल रहा है कि कुछ चल रही हैं, कुछ बंद हो रही हैं, फिर चल रही हैं, फिर बंद हो रही हैं, ये ऐसे ही होता रहेगा। और जो है ना इसके अलावा हम कोई सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर SME का एक जो इंडस्ट्री का जो जाल बिछना चाहिए, जिसमें सारे लोग मुलाजिमतों से हों और कोई फारिग ना हो, तो हम बहुत सारे टारगेट्स को अचीव करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाएगा, फंडामेंटलिज्म सब ठीक हो जाएगा। तो जो ना ये हम क्यों नहीं करते? मेरी समझ में नहीं इससे इंडस्ट्रियलिस्ट तो परेशान है ही है, अब आम आवाम भी बड़ी परेशान है। टैक्स की बात कर रहे थे आप, पाकिस्तानियों पर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। ऐसे में रोज़गार की सूरत हाल भी आपके सामने है। टैक्स नेट बढ़ाने के साथ साथ आवाम पर से टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ को कैसे उठाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर, 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स देते हैं। मेरा मतलब सिग्निफिकेंट से जब बात करता हूँ तो 10 लाख या इससे ज्यादा के टैक्स देने वाले सिर्फ 1 लाख लोग हैं। उसके अंदर से अगर आप फर्दर बाइफरकेशन करें तो 70% टैक्स आता है, वो कोई 70 लोगों से आता है। तो ये सूरत हाल सारी आपके सामने है। इसका टैक्स के रेट जो आज हैं उससे हम आधे नहीं, उससे हम 25% पे ले जा सकते हैं अगर हमारे पास वो लोग जो इस मुल्क में कमाते हैं जमीन के ऊपर, अगर वो अपनी लायबिलिटी दें, टैक्स अपना दें, तो मेरा ख्याल है कि टैक्स रेट को हम कम ला सकते हैं। तो सबको टैक्स देना चाहिए। अगर सब मिलके टैक्स देंगे, बजाय अगर ये 9-10 लाख लोगों के कारोबारी, अगर आप इस नंबर को ले जाएं जो इजीली 1 करोड़ लोगों से ज्यादा का है, लेकिन अगर हम 20 लाख की बात करते हैं तो आपका टैक्स डबल हो जाएगा। तो फिर आप उसके अंदर 50% की कटौती दे सकते हैं। टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मोतीवाला साहब, आप सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, क्योंकि हम मईशत की बात कर रहे हैं तो हमें नए वेंचर्स की तरफ भी देखना है, नई चीज़ों को भी देखना है। हालांकि वो चीज़ें
या वो ज़राए बहुत पुराने हैं, पाकिस्तान में अब आ रहे हैं? चलें, अच्छी बात है, हुकूमत की मेहनत रंग तो लाई है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की तरक्की की जो है नई राहें खुल गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को मंजूर शुदा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। पहले हमने बात की थी कि खबरें हैं कि कर लिया जाएगा इसको, और अब कर लिया गया है, जो कि अच्छी खबर है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी ई कॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ा कारनामा है। इससे नौजवान नस्ल और ख़वातीन कारोबारी अफराद के लिए वसी मौक़े खुलेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद का ये भी कहना था कि गुज़श्ता साल से अमेज़ॉन के साथ राबते में थे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और अब जो है अमेज़ॉन की जानिब से इस इक़दाम से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में शामिल हो गया है, जो कि खुशाइन बात है। और कहा जा रहा है कि मुल्क में अरबों की सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। अब अच्छा, फ़ायदा कैसे होगा, किस तरीके से आप रजिस्टर करवाएंगे, किस तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं, कौन कौन ये कारोबार कर सकता है, इसी पर बात करेंगे। CEO एनेबलर्स साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं। साकिब अज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर है कि लिस्ट में शामिल कर लिया गया, अब सेलर अकाउंट पाकिस्तान से बन सकता है। क्या पहला अकाउंट रजिस्टर करवा लिया पाकिस्तानियों ने? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुबारक हो, बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि जो कि एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस एनेबल होगी, वो 21 मई 2021 को हुई। 21 मई का दिन हमें नहीं भूलना चाहिए, और इसको अब हमें बहुत ही कह लें कि जैसे अपने घर का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह से हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और पहला अकाउंट डेफिनेटली रजिस्टर्ड, पहला क्या बहुत सारे अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट इस वक्त जो लीड टाइम है पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होते हुए ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे एज एन एवरेज लग रहे हैं जब अकाउंट आपका अप्रूव हो रहा है। पाकिस्तानी एड्रेसेस पे, पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स की, पाकिस्तानी बैंक डेबिट कार्ड से, पाकिस्तानी ID से, जो कि आज से पहले ख्वाब था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अकाउंट बना लिया अब उन्होंने, लेकिन अब पता नहीं है करना क्या है, लेकिन अकाउंट बना लिया सब। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि साकिब आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स बहुत सारे बन गए हैं, हम जिम्मेदारी की भी यहाँ पर बात करते हैं। हमारे पाकिस्तानियों पर इनफरादी तौर पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, और अगर गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं तो क्या डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है? देखें, बेसिकली आप एज ए सेलर तो रिप्रेजेंट हो ही रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बट इशू क्या है कि आप अब एम्बेसडर बन गए हैं। ये इशू भी है और एक अच्छी खबर भी है। अब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, कि क्योंकि जब आप ऑर्डर करेंगे, जो कि हमारी आदत है कि हम जो दिखाते हैं वो नहीं देते, पाकिस्तान में तो काम चल जाता है, लेकिन दुनिया की मार्केट प्लेस में काम नहीं चलेगा। वहाँ पे आपकी सेलर एक्सेस तो गई, लेकिन आप साथ साथ पाकिस्तान की रिप्यूट, दूसरों का रोजगार भी खराब करेंगे। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं कर सकते तो ना करें, मजे नहीं लेने इसमें। ये बहुत बड़ी चीज पाकिस्तानियों के लिए मिली है, इसको अंडरस्टैंड करना है, और इसमें प्रॉपर तरीके से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अगर हमारा ख्वाब है ई कॉमर्स से पाकिस्तान की माशी तरक्की और हम डॉलर्स लाना चाहते हैं, तो हमें सेंसिबल होना पड़ेगा। यही टाइम है कि पहले पूरे कई सदियों से या सालों से हम लोग लगे हुए हैं कि जी ऑनलाइन शॉपिंग एक फ्रॉड है, यही है। अब ये टाइम नहीं है कहने का, अब ये है कि अब हमने खुद को चेंज करना है, ना कि लोगों को कहना है। तो आई थिंक ये अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि मैस लेवल पे इस चीज़ को लोगों को बताया जाए कि आप सेलर नहीं बनने जा रहे, आप एम्बेसडर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, और आप ये गलती से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। ठीक है साकिब अज़हर साहब, ये भी बता दीजिएगा, 2-3 कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान से आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तान में अमेज़ॉन का स्टोर मौजूद नहीं है, आप बाइंग कहाँ से करेंगे? आप अगर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर भेजना होगा अपना माल? क्या पाकिस्तान पहले लाना ज़रूरी होगा, यहाँ से शिपमेंट होगी, ये क्या तरीकाकार होगा, और पैसे कैसे आपके अकाउंट में आएंगे? अब अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अनेबल किया गया है अमेरिकन मार्केट, पूरे यूरोप की मार्केट और यूके मार्केट। इन मुल्कों में पाकिस्तानी अब अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं कहीं से भी भेज कर। और मॉडल क्या होना चाहिए और होगा कि पाकिस्तानी यहाँ से प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लॉथ नैपकिन,
उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जो कि घर में आप किचन में कपड़ा एक है वो साफ करते हैं, इसकी बहुत डिमांड है, वो आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं फैसलाबाद से या कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री से वो लेते हैं। उसके बाद आपने कहा मैं इसके 1000 यूनिट सेल करना चाहता हूँ, तो 1000 यूनिट अगर आप अमेरिकन मार्केट्स में सेल कर रहे हैं तो वो 1000 यूनिट्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका के वेयर हाउस में, अमेज़न के, वहाँ पर जाकर वो आपके 1000 यूनिट्स हमजा के नाम से स्टोर होंगे। अब जब हमजा के नाम से वो स्टोर हुए होंगे इंडिविजुअल के नाम से, क्योंकि उसके नाम से सेलर अकाउंट है, तो जब ऑर्डर प्लेस होगा तो वो ऑर्डर के पैसे अमेज़न कलेक्ट करेगा। वो अमेज़न पैसे अपनी डिडक्शंस के बाद, जो कि यूजुअली 15% होती है, और शिपिंग फीस के बाद, क्योंकि वो शिप कर रहे हैं आपकी अमाउंट, आपकी इन्वेंट्री, तो वो पैसे फिर आपके हाइपर वॉलेट एक करेंसी एक्सचेंज सर्विस है उसमें आएंगे, या पेनियर एक करेंसी एक्सचेंज सर्विस है उसमें आएंगे। वो पेनियर या हाइपर वॉलेट आपके पाकिस्तान के बैंक के साथ अटैच्ड होंगे। वो फिर आप पाकिस्तान की किसी लोकल बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी, जब भी आपका दिल चाहे। देयर इज नो लिमिट। हर 15 से 30 दिन के बाद अमेज़न आपको पे करता जाए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से और इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से डॉलर्स। तो ये बेसिकली प्रोसेस। अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को कितना फ़ायदा इससे हो सकता है? देखिए, इसमें तो पहले तो हम ये देखें कि पाकिस्तान की ना इस वक्त ऑलमोस्ट 5 लाख यूथ है जो हर साल ग्रेजुएट होती है, वो 1.2% एम्प्लॉयमेंट ले सकती है। अब वो लोग अब तो इस वक्त बड़े मायूस हैं सारे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हालात हैं कि सब कुछ बंद है और कभी ओपन बंद एंड ऑल दैट। सो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो कि जिनके पास पैसे नहीं थे और अपसेट थे, वो स्किल्स लर्न करें और स्किल्स लर्न करने के बाद उन लोगों के साथ अटैच्ड हो जिनके पास पैसे हैं और समझ नहीं है करना क्या है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है कि पाकिस्तान से, जो कि हमारा ख्वाब था कि ई कॉमर्स का हब बने, एंड आई क्लियरली सी अगर हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो देयर इज नो पावर ऑन अर्थ एक्चुअली कैन स्टॉप कि हम 2025 में ई कॉमर्स हब पाकिस्तान को ना बना पाएं। दिस इज वेरी बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। चलिए ठीक है साकिब अजहर साहब, ये भी बताइएगा पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है? वो लोग जो नहीं समझ पा रहे अभी अमेज़न को, उनके लिए बताइएगा मजमूई तौर पर पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा, और फिर जो अमेज़न पे काम करना चाह रहे हैं टैक्स सिस्टम उनके लिए क्या होगा? क्या अभी भी कुछ खामियां मौजूद हैं? अभी भी हमें कुछ और मार्केट्स हैं जिनमें जाना चाहिए? उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं कर रही? आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त तो हम ये देखेंगे हमारी जो इवन $10 बिलियन है उसकी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, और उसमें से 70% वो लोग हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं फिर इनसे लेकर। तो हम तो खुद तो हमने कभी ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ गए ही नहीं। ये कि हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले अपने सारे जो मैन्युफैक्चरर्स और यहाँ पे यूनिट्स लगे हैं उन सबको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए कि वो कैसे खुद का ब्रांड बना सकते हैं, ना कि वो कंटेनर बेचते रहें बाहर और लोग ब्रांड बनाते रहें उनकी चीज़ों के। दुरुस्त है। हम लोग तो कभी भी फ्रंट एंड पे नहीं आ सकेंगे। तो हमें ईज करना पड़ेगा अपने सिस्टम्स को, गवर्नमेंट को। स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं इस वक्त 180 डेज के अंदर अंदर आपने पैसे वापस लेकर आने हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर अमेज़न पे नहीं सेल होती तो आपको स्टेट बैंक इशू देगा। दूसरे कस्टम्स के इशूज हैं हमारे। तीसरा हमारी जो इस वक्त लॉजिस्टिक्स हैं जी, उस काफ़ी इश्यूज हैं कि रिटर्न हैंडलिंग कैसे होगी एंड ऑल दैट। आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, वी आर वर्किंग विद देम एज वेल। तो हमें नज़र आ रहा है कि बट नाउ ऑब्वियसली गेट ओपन, तो ये एक एमरजेंसी है, इसको एमरजेंसी बुनियादों पे हल करने चाहिए। सबको एक प्लेटफॉर्म पे बिठाकर सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा साकिब, मैं और हमजा भी हम भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, किस तरीके से करें? पहला कदम क्या होना चाहिए और किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को? बिल्कुल, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सिचुएशन देखनी है कि यार मेरा गोल क्या है, क्या मेरे पास इस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट है, अगर है तो कितनी है। तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम आपको कहते हैं कि आप हमसे फ्री एक्सेस लें वीडियोस की, जिसका नाम EVS है, nebulos.org/EVS। वहाँ पर जाइए, 80+ स्किल्स हैं, लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और देखिए क्या ये मेरे लिए है, क्या मैं कर पाऊँगा, और अगर है
तो आप उससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं लोगों से अटैच्ड होकर। अगर थोड़े पैसे हैं आपके पास, आप कहते हैं मेरे पास चंद $1000 हैं, तो आप चलती चलाई दुकानों के अंदर अपनी इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं, एग्जाम्पल चलती हुई शॉप्स के अंदर। और अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप ओबियसली उसमें अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए टेक टाइम्स, बट दिस इज़ रियली द गोल कि मैंने अपनी शॉप को ओपन करना है, और कल को अगर वो चल जाए तो मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ हज़ारों लाखों डॉलर्स की। बिल्कुल ठीक है। साकिब अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो इस पर काम करें। लेकिन विशाल, वही बात है कि हमने बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है कि अगर अमेज़ॉन ने हमें सेलर लिस्ट में हुकूमत की इतनी काविशों के बाद शामिल कर लिया है, तो अब हम ऐसा कुछ ना करें कि पाकिस्तान के हम एम्बेसडर हैं और अब हम ये लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट आता है वो तो अच्छा नहीं होता है, जो तो हमारी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट पाकिस्तान करेंगे। के अंदर है वो बाहर नहीं होनी चाहिए। हमें इस चीज को जो है ना इंश्योर करना होगा। अमेज़ॉन के हालात वैसे नहीं है कि जो जिस तरह से आप कर रहे हैं। अमेज़ॉन बहुत सख्त एक्शंस लेता है, अमेज़ॉन बहुत सख्त एक्शंस लेगा अगर आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करेगा वहां पर कि भाईजान ये तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और डीलिस्ट भी किया जा सकता है, जिस तरह से सेलर लिस्ट में शामिल तो कर लिया गया है, तो खुदारा ऐसे काम ना कीजिएगा कि डीलिस्ट कर दिया जाए। आप लोग तब तक ब्रेक लीजिए, आप लोग भी प्लान कीजिए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने अंदर इंसानियत का जज्बा रखते हैं, और वो कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाएं, उनके अंदर से ये खिदमत का जो जज्बा है, खिदमत खल्क का, वो मांद नहीं पड़ता। बरतानवी हुकूमत ने भी इस हवाले से जो है वहाँ पर देखें क्या किया। बिल्कुल ऐसी है। बोरिस जॉनसन की हम बात कर रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाले पाकिस्तानियों की काविशों का उन्होंने एतराफ़ किया, और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस ईद उल फितर पर 1 मिलियन मील मुहिम को सराहते हुए 4 पाकिस्तानी समाजी कारकुनों को दौलत मुश्तरका के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से भी नवाजा है, जो पूरे पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए बाइस फख्र बात है। बिल्कुल, ये अवार्ड जो है समाजी कारकुनान की गैर मामूली खिदमात को तस्लीम करने के लिए दिया गया है। गुज़श्ता बरस हम देखें तो कोरोना वबा के दौरान बरतानी में लॉकडाउन से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए थे। इस मौके पर जो 4 पाकिस्तानी नौजवान हैं वो सामने आए, जिनमें बिलाल बिन साकिब हैं, मोमिन साकिब हैं, राजा सुलेमान रज़ा हैं और मोहम्मद आरिफ अनीस हैं, जिन्होंने मिलियन खाना मुहिम का आगाज़ किया था। हाँ जी, अब देखें, ये उनसे ही पूछेंगे कि हम ये आपने कैसे सोचा, क्या किया आपने, किन लोगों में आपने ये खाना तकसीम किया। राजा सुलेमान रज़ा साहब जो हैं हमारे मौजूद हैं, आप फाउंडर हैं 1 मिलियन मील्स इनिशिएटिव के। सुलेमान रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताएं कि आप, पहले तो आपको मुबारक हो कि बोरिस जॉनसन ने आपकी खिदमात का एतराफ़ किया है। ख्याल कैसे आया, मकसद क्या था? जी, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले 92 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जी, हमें ऑन एयर लेने के लिए। 1 बिलियन मील्स का आइडिया जी, जूही आपको पता है कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, और खुसूसी तौर पर बरतानिया, जब पिछले साल मार्च के अंदर आपको याद होगा कि बरतानिया टॉप 5 लिस्ट में आ गया था। एक वक्त ऐसा भी था कि बरतानिया के लोग बड़े खौफ और हरास का शिकार थे, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं स्पेशली उनके अंदर पेशेंट्स तक की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि हॉस्पिटल्स कम पड़ गए थे। तो उसके पर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फूड इंडस्ट्री से है और मैं पिछले 15 साल से यूके के अंदर फूड एंड रेस्टोरेंट एंड होटल इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, तो मेरे फ़ौरन ख्याल मेरे दिल में ये आया कि मैं किस तरीके से इन लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि उस वक्त कैंटीन्स भी बंद हो गई थी, रेस्टोरेंट बंद थे, टेकअवेज भी थे। तो जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे उनके पास कोई भी न्यूट्रिशियस मील्स की मौजूद नहीं था उनके पास, तो उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने और मेरे को फाउंडर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एक ऐसी मुहिम का आगाज़ करें जिसके तहत हम ये फ्रेश खाने बनाकर मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर जा सकें। अच्छा सुलेमान, ये पॉइंट ऑफ लाइट क्या है, और आपके इस मिशन में आपके 4 दोस्तों के अलावा और कौन कौन शामिल था, कितनी बड़ी टीम थी?
जी बिल्कुल, ये पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हर रोज़ देते हैं तकरीबन साल में, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ईद उल फितर पर हमारी टीम को सेलेक्ट किया और उनका मेन देने की वजह यही थी कि वो ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों को और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानियों को ये गिफ्ट देना चाहते थे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा कि स्पेशली तौर पर ईद के मौके पर आपको दिया जा रहा है। और ये पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड बेसिकली तो खैर अमेरिका से शुरू हुआ था और ये सदारती अवार्ड था, लेकिन यूके के अंदर क्वीन भी ये अवार्ड देती हैं और प्राइम मिनिस्टर भी देते हैं। इसके अलावा हमारी टीम में जी हम 4 को फाउंडर्स थे और उसके अलावा एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क था जो कि पूरे बरतानिया में मौजूद था। जो हमारे को फाउंडर मोमिन और बिलाल वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का नेटवर्क था जिन्होंने खाने की तरसील में हमारी बहुत मदद की क्योंकि कोरोना। जी ठीक है, ये भी बताइएगा, बरतानवी लोग थे, आप लोग कैंपेन कर रहे थे, उन लोगों ने कितना आप लोगों को अप्रिशिएट किया, आप लोगों को कितना फ़ख्र महसूस होता था जब वो कहते थे कि जी कि आप पाकिस्तानी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और किसको डेडिकेट करेंगे ये अवार्ड जो आपको मिला है? जी बिल्कुल, जिस वक्त हम ये खाने हस्पतालों में लेके जा रहे थे तो आप यकीन करेंगे जो एक्सप्रेशंस थैंक यू के और जो लंबी लंबी ईमेलें हमें आ रही थी वो इतनी इनकरेजिंग थी हमारे लिए कि उस वक्त मतलब गनीमत थी ये खाना उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, उनकी एनर्जीज को इंटैक्ट रखने के लिए। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी इनकरेजिंग चीज़ थी जब हम ये देखते थे कि ये लोग बिल्कुल इस वक्त डेस्परेट है और भूखे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं, इनकरेजमेंट हुई। दूसरा उसके अलावा जो हमें सपोर्ट मिली वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे डेविड बैकहम, आमिर खान बॉक्सर, इस तरह कुछ हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स बड़े बड़े इन लोगों ने हमारी बड़ी सपोर्ट की, जिसकी वजह से हमें इन स्ट्रीम मीडिया, BBC न्यूज़, स्काई न्यूज़, द टेलीग्राफ पर कवरेज मिली, जिससे हमें फंड रेजिंग में बड़ी मदद मिली। इसके अलावा अवार्ड तो हम जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं जी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल था, उन सबको हम डेडिकेट करना चाहते हैं अवार्ड को। ठीक हो गया। अच्छा सुलेमान, बतौर रेस्टोरेंट मालिक आपका कैसा तजुर्बा रहा इस कैंपेन के साथ शरीक होने का, और जो दूसरे रेस्टोरेंट मालिक हैं उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरीके से वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, मेरा तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा जी। हम पहले भी यूके के अंदर एक परसेप्शन है कि पावर्टी नहीं है, यूके के अंदर भी बड़ी पावर्टी। अगर आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ के सिस्टम का हिस्सा है, तो आपको पता है कहाँ कहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, और हम पहले से करते भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस कैंपेन के ज़रिए हमें बहुत से और भी एरियाज़ का अंदाज़ा हुआ और ऐसे वीक एरियाज़ का जहाँ पर लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। बाकी रेस्टोरेंट्स को भी इस कैंपेन के दरमियान उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ बाकी रेस्टोरेंट्स को भी कम्युनिटी के अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए और बढ़ चढ़कर। सुलेमान रज़ा साहब, हमें ये बताएं कि सब मुश्किलात का शिकार थे, यकीनन आप लोग भी मुश्किलात का शिकार रहे। जब सब मुश्किल का शिकार होते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि हम किसी की मदद क्या करें, हमारे ऊपर तो खुद इतनी बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, हमारे भी तो रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं, हमारा भी तो कारोबार बंद पड़ा है। तो वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है, और पाकिस्तान में, दुनिया में मुख्तलिफ लोग ये काम करना चाहते हैं लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे होते, उनको क्या मशवरा देंगे? जी बिल्कुल, देखें जो सोशल वर्क, किसी भी तरह का सोशल वर्क होता है ना, ये एक लाइफस्टाइल होता है। तो आप हर वक्त इसी के अंदर सोच रहे होते हैं। हमारा क्योंकि कुछ बैकग्राउंड भी इसी तरह का है कि हम सोशल वर्क को बड़ी खुशी से करते हो। मैं समझता हूँ बहैसियत मुसलमान हमारा पहला फ़र्ज़ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है और उनको किसी भी तरीके से जो भी हमारी कैपेसिटी में जो भी अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटी दी हुई है उसके अंदर उनको सपोर्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमें इस वक्त ज़रूरत है वो मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करने की। ये जो वबा है इसमें से निकलना पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त एक ही चीज़ हमें निकाल सकते हैं, हम मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करें किसी भी कैपेसिटी में। ठीक है, तो सबको चाहिए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, और यही चीज़ हमारे साथ जानी है एज ए मुसलमान। हमने यहाँ दुनिया में नहीं रहना हर वक्त, और हमें को सपोर्ट करके यही हमें मेन सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलती है वो इसी काम से मिलती है। ठीक है सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका। आप इतना अच्छा काम है, पाकिस्तान का जो नाम है उसको आप रोशन कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जज्बा हर एक में होना चाहिए। आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत शुक्रिया, और सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। अच्छा देखो ना, किस चीज़ की बात की जाए, सोशल वर्क की बात कर ली जाए तो पाकिस्तानी टैलेंट कहाँ कहाँ पर मौजूद है। पहले हमने बात की, अगर हम गूगल डेवलपर्स की बात कर रहे थे तब हमारे साथ टैलेंट मौजूद था, और अब हमारे साथ जो हैं एक सिंगर मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हैं ज़ेर तालीम है, फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है उसमें दूसरे साल में है और बहुत अच्छा गाना गाती हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आयशा रशीद मौजूद है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आयशा? बड़ी कमज़ोर सी हैं।
गाना अच्छे से गाती हैं, दबंग अंदाज। जी कोशिश करूँगी। कोशिश करती हैं। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, पहले तो हमें ये बताएं। मेरे फेवरेट सिंगर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा, मतलब मुश्किल, मतलब सेहत क्या है और शौक क्या है आप देखें। तो हम ना पहले ये चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं, क्या सुना रही हैं? मैं आबदा परवीन जी का सुनाऊंगी, यार को हमने जा बजा देखा। सेहत से बिल्कुल वाकई ये चीज़ें मैच नहीं कर रही थी, इसमें लगा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। क्या बात है, वाह 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 आयशा, क्या बात है आपकी। अब कोई सेहत पे तो एतराज़ात हमारे बनते ही नहीं है माशाल्लाह। नहीं बनते, आवाज़ काफ़ी अच्छे से निकली है। मैं सेहत देख के कह दी कहीं इधर उधर गिर ना जाएं लड़खड़ा कर, लेकिन ये कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा से आपने, और जिस तरीके से आपको पसंद जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, गा आप आबदा परवीन साहिबा को रही हैं। एक्चुअली मेरी वॉइस का थोड़ा टेक्सचर है उस तरह का, तो दैट्स मुझे पसंद भी, यही मेरा फेवरेट कलाम। अच्छा, आपका फेवरेट कलाम है, आपने बहुत अच्छा ये कलाम पढ़ा है। तो आप ये बताएं कि क्या रियाज करती हैं, कितनी आप एफर्ट करती हैं, प्रैक्टिस कितनी करती हैं, किस उम्र से गा रही हैं, कोई आपने बाकायदा तौर पर उस्ताद जी से सीख रखा है? एक्चुअली मैं बचपन से ही गा रही हूँ, नात भी पढ़ती थी, और लेकिन प्रॉपर जो सिंगिंग प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट की है वो मैंने स्कूलिंग लेवल पे, मतलब कि 9-10th में आके, और फिर उसके बाद कॉलेज में जो हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट को अप्रिशिएट किया गया, तो फिर हम प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म मिलता है तो देन फिर आप में कर ही जाता है। अच्छा, तो फिर प्रॉपर सिंगिंग स्टार्ट हो गई। पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर फ़िलहाल फोकस करो, अभी अपनी इस शौक़ को थोड़ा साइड पे रख दो? एक्चुअली मेरी मदर जो है उनका थोड़ा बहुत कहना था, सिस्टर्स का भी कहना था, क्योंकि मैं मेडिकल की फील्ड में हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा ना तो तब इस तरफ जाना, फिर पूरी ज़िंदगी पड़ी है ये काम करने के लिए, अभी ना करो। लेकिन वो मेरे फादर जो है बेसिकली वो बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरी। तो दैट्स वाई उनकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी दुआओं से मुझे प्लेटफॉर्म्स मिले, और आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वैसे ये बड़ा मुश्किल नहीं होता कि आप फार्मेसी कर रही हैं, मुश्किल पढ़ाई है, आप बच्चे तो पूरा पूरा साल पढ़ते हैं और फिर एंड पे पता लगता है कि नहीं एक सब्जेक्ट तो रह ही गया, फिर कैसे मैनेज कर रही हैं आप? मैं एक्चुअली मुझे आदत हो गई है, मैं स्कूल लेवल से ही मैनेज कर रही हूँ ये। तो आपको पता है ना पाकिस्तान में कहते हैं मैट्रिक में नंबर ले लो, पढ़ लो फिर, लेकिन मेरी सिंगिंग स्टार्ट ही उस लेवल से हुई थी। अच्छा, तो मुझे आदत पड़ गई थी दोनों चीज़ों को साथ ले लेके चलने की। और अब यूनिवर्सिटी में आके ये है कि हमारा एनुअल सिस्टम है, तो मैं ये करती हूँ कि 6 months फुल ऑन सिंगिंग चलती है, और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो बस फिर
सिंगिंग थोड़ी रह जाती है और अच्छा, फुल स्टडी से ज़्यादा हो चल जाती है। रही है ना। अब और हमें मेरे ख्याल आप क्या सुनाने लगी हैं? हम आपसे सुनेंगे, अब आपसे बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, चाहेंगे कि आपकी खूबसूरत आवाज़ हम सुने। कदी आमिल सावलिया। कदी आमिर, क्या बात है। और हारमोनियम आप सुन रहे हैं पीछे से, हसनैन जावेद साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हारमोनियम पे वो मौजूद हैं और मदद कर रहे हैं साथ आयशा की। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला दिया बिलसावल यार वे, हो कदिया मिलसावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिलसावल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिलसावल यार वे, हो कदिया मिलसावल यार वे। क्या बात है आयशा, क्या बात है आपकी, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, अब हमें ये बताएं ना, कोई बच्चियां हैं वो गाना गाना चाहती हैं, सिंगर बनना चाहती हैं, उनको क्या करना चाहिए? खुद से ही गाती रही या नहीं किसी से सीखना पड़ता है? सीखना पड़ता है, उस्ताद जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, लेकिन ये कि पैशन भी होना चाहिए बिल्कुल, कि मैंने करना है और आवाज़ भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, वो तो सेहत चाहे कमज़ोर हो लेकिन आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है सिंगिंग के लिए। अच्छा आयशा, हमें आप ये भी तो बताएं ना हमें साथ कि आप कितना टाइम देती हैं सिंगिंग को? क्या डेली आपको मतलब कुछ टाइम निकालती हैं कि अच्छा इस वक्त के अंदर मैंने प्रैक्टिस करनी है, रियाज करना है? जी बिल्कुल, थोड़ा टाइम रोज़ निकालना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि ज़्यादा सुनना भी चाहिए अच्छे लोगों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ। और मैं सुनती बहुत ज़्यादा हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ, लेकिन ये है कि अभी जो लॉकडाउन आ गया है तो उस वजह से बहुत लेजीनेस आ गई है सब में, तो वही लेजीनेस स्टडी के मामले में भी आ गई है,
लेकिन मजे की बात यह है कि वो म्यूजिक के मामले में नहीं आई। लेकिन हमजा बात यह है कि आप जितना भी रियाज कर लें आप अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। गॉड गिफ्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसका है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आयशा, आप आई, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। अच्छा, कोई भी टैलेंट हो उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर आप देखते हैं किसी में घर में कोई टैलेंट है तो उसको प्रमोट करें, ना कि उसको ब्रेक लगा दें, पहले पढ़ लो। बिल्कुल डिस्करेज ना करें। हम यहाँ पर आपसे चाहेंगे अलविदा। अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।